अपन जो यूरिया, डीएपी, पोटास से जो भी स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड मान लो, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो भी जहरी है। लेकिन अभी तक हमारे लोगों में क्या धारणा है कि मैं स्प्रे करूं और जब मान लो बेहोश होके खेत में गिर जाऊं, उसको हम जहर मानते हैं। अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में से यही मानते हैं ना। हाँ, सही बात है। काश्तकार भाइयों, वो गिरने वाली नौबत बहुत लेट आती है। हम क्या करते हैं, जो भी स्प्रे करते हैं वो हमारे शरीर में कैसे जाता है, इस चीज़ को देखें, हम सोचें समझें। हमने स्प्रे किया, हम उस खेत में से गए, उस पेस्टिसाइड के पास गए, हमारे श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में गए, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर दमे की शिकायत होगी, फेफड़े गलने लग जाएंगे, ट्यूबर हो जाएगी, इसी तरह से कैंसर हो जाता है, हार्ट की समस्या आ जाती है। ये एक दिन में मारने वाला पॉइजन नहीं है, ये चीज़ आप समझो। क्योंकि एक दिन में मारने वाला पॉइजन होता तो आप मान लो उसके हाथ लगाते ही ख़त्म हो जाते। अब व्यापारी लोग क्या है कि वो भी पसंद खुश रहते हैं कि यार जमींदार को दे दिया, बेच दिया, मैंने तो कोई हाथ ही नहीं, काम ही नहीं किया, मैंने तो छिड़काव ही नहीं किया, काश्तकार ने डाला। लेकिन उसने उस दुकान में बैठ के आपको वो डिब्बा भी जिलाया है, तो उसके शरीर के टच हुआ वो। और शरीर के टच होने का मतलब हमारी त्वचा के द्वारा अंदर मांसपेशियों में, हमारे शरीर में, हमारी हड्डियों में, हमारे खून में अंदर गया है, तो उसको भी मारा तो है। लेकिन वो पैसे के लालच में डिब्बा जिला के सोचता काश्तकार के ज़्यादा नुकसान होता है। इस चीज़ से कोई भी वंचित नहीं है। जो खाने वाला है, जिस अनाज को हम पैदा करते हैं, वो भी उससे आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अंश उस जहर का हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। और ये चीज़ 60 के दशक में जब सरकारें लाई थी तो क्या सोच के लाई थी? उस समय हमारे देश की परिस्थितियां अलग थी। हम खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे टोटली। हमारे देश में खाद्यान्न के लिए कमी थी, उस वजह से हम बाहर से मंगवाते थे। उस बाहर से मंगवाने वाले काम को रोकने के लिए आपको ज़्यादा उपज वाली वैरायटियाँ दी, सिंचाई की व्यवस्था की, खाद की व्यवस्था, फर्टिलाइज़र की व्यवस्था की और पेस्टिसाइड की व्यवस्था की, जिसके कारण से हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ली। लेकिन आज हमारी आत्मनिर्भरता है, उसके साथ में अगर हम हमारी ज़मीन को सुधार के और हमारे पुराने संसाधनों पर आ जाएं तो बढ़िया है कि नहीं? सही बात है। और ये काम, अब जैसे शर्मा जी ने जीवाणु की बात की, आप में से किसी ने जीवाणु को देखा है? ना, इसलिए विश्वास नहीं होता। एक बात हम आँख से देखते हैं और एक कान से सुनते हैं, कितना फर्क आता है? बहुत फर्क आता है कि नहीं? तो जब हम विश्वास नहीं हो रहा आपको, लेबोरेटरी में अगर 1 ग्राम मिट्टी को, 1 ग्राम गोबर को, जैसे शर्मा जी ने बताया कि 300 करोड़ जीवाणु, बहुत बारीक जीव है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वो जीवाणु हमारी ज़मीन में क्या करेंगे? जो ज़मीन में पड़ी हुई हमारे पोषक तत्व हैं, जो पौधे को 18 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो गोबर की, गाय के गोबर में पूर्णतः विद्यमान है। पौधे को चाहिए क्या? वो 18 पोषक तत्व चाहिए, और वो है कहाँ? गाय के गोबर में, वो जीवाणु। तो उसको हम अगर खेत में जावन के रूप में डालेंगे तो वो जो ज़मीन में पड़ा हुआ फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटास है,
कैल्शियम है, सल्फर है, कॉपर है, आयरन है, इस तरह के 18 पोषक तत्व हमारी ज़मीन में पड़े हैं। पौधे को उपलब्ध करवाने के लिए हमारे को जीवाणुओं की ज़रूरत है, न कि उस पोषक तत्वों को डालने की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसके लिए हम शुरुआत में बीघा 2 बीघा में खुद के खाने के लिए प्रयास करें तो हमारे को सफलता मिल सकती है, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ में हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि दूसरे को खाने के लिए पैदा करके दे, उससे पहले खुद अच्छा खाएं, जब भी जाके चलेगा। इसके लिए 4-5 प्रकार के आइटम है जो हम हमारे घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को बाज़ार पर कोई भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शर्मा जी ने बताया कि बीजामृत, बीज को उपचारित करने के लिए क्या करना है, इसको बीजामृत कैसे तैयार करना है। सबसे पहली बात तो इस प्रकार की खेती करें, हम बार बार बाज़ार से बीज न लाएं। सबसे पहली बात, क्यों पैसे की बचत करनी है, हमें जीरो बजट खेती बोलते हैं इसे, नेचुरल फार्मिंग को, मतलब पैसा नहीं लगाना है सामान खरीदने के लिए विशेष तौर से। तो बीज आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं कि पहले हम बीज हर साल लाते थे कि नहीं लाते थे ना, लेकिन हमारे पास जो बीज है उसको ही हम अगले साल के लिए सुरक्षित रखते हैं। वो तरीका हम सब जानते हैं। जो बढ़िया बालियाँ हैं फसल की, उसको इकट्ठा करके अलग निकाल के और उसको रख लिया। सबसे पहला बीज हमारा होगा। दूसरी बात, आपको बीजामृत तैयार करना है। बीजामृत तैयार करने के लिए 20 लीटर पानी में लेना है 5 किलो गोमूत्र, 5 किलो गोबर, 250 ग्राम चूना, ये लेके इसको घोल लेना है अच्छी तरह से। 24 घंटे जब घुल जाए, इसमें 1 क्विंटल बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज को उपचारित करके छाया में सुखा के और बिजाई करोगे तो जो भी बीज से फैलने वाले रोग हैं वो आपकी फसल पर नहीं आएंगे। सबसे पहला बीजामृत। दूसरा घनजीवामृत। घनजीवामृत में क्या करना है, देसी गाय का गोबर 1 क्विंटल, बेसन 1 किलो, गुड़ 1 किलो आपका, इसके बाद में गोमूत्र 10 लीटर और पेड़ के नीचे की मिट्टी, बड़े या कोई भी बड़ा पेड़ हो उसके नीचे की मिट्टी, उसका कारण बताऊंगा मैं, क्योंकि ये मिट्टी क्यों लेते हैं हम। इसमें जो लाभदायक जीवाणु है वो सबसे ज़्यादा है और उन लाभदायक जीवाणुओं को हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए उसमें मिक्स करते हैं, उसको मिला के छाया में पड़ा रहने देना है 4-5 दिन तक। गोबर या तो गला हुआ हो, मतलब पका हुआ हो, या 5-7 दिन पुराना हो। इस तरह का गोबर लेके हम 1 क्विंटल तैयार कर लिया। ये हम बुआई से पहले हमारे खेत में 1 एकड़ के लिए, मतलब 8 कैनाल के लिए 2 क्विंटल घनजीवामृत चाहिए है। इसका छिट्टा मार के जुताई करके हम हमारा बीज की बुआई करते हैं। उसके बाद में हमें जीवामृत तैयार करना है। ये आप एक बार बिजाई से पहले दूसरी बार पहला पानी उस लगाते हैं, उस समय हमें काम में लेना है। इसके बाद में जीवामृत। जीवामृत में क्या है, आपको 10 से 15 किलो गोबर, 8 से 10 लीटर आपका गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और वही पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसको 170 लीटर पानी में मिला के और ड्रम में भरना है। उसके बाद में उसको लकड़ी की सहायता से पूरे को घड़ी की सुई के दिशा में, मतलब इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो फास्ट मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से बढ़ेगा। घड़ी की सुई का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके हिसाब से चलेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है जीव की।
इस तरह से हम गर्मी के समय में इसको 7 दिन तक सुबह शाम 2-3 मिनट तक हम घुमाएंगे और ऊपर से जूट की बोरी से ढक देंगे उस ड्रम को। और सर्दी के मौसम में आप 10 से 14 दिन तक में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। अब इसको 2 तरह से काम में लिया जा सकता है। एक तो इसको पानी के साथ सिंचाई पानी में नक्के पर दे के, दूसरा इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। स्प्रे करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कपड़े से छान के और खेत में स्प्रे किया जा सकता है। इससे क्या है कि हमारे पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए 18 के 18 वो पूरे फसल को कवर करेगा। तो जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो किससे होगी? आपका घन जीवामृत और जीवामृत से। अब रही बात कोई रोग आता है तो इसके लिए 50 ग्राम जो सूंठ होती है, अदरक का जो सूखा हुआ रूप होता है, सूंठ जानते हैं, उसको कूट के बारीक पाउडर बना के और 5 लीटर देसी गाय के दूध में मिला के आप 24 से 48 घंटे तक उसको पड़ा रहने दें और उसको 100 लीटर पानी के हिसाब से मिला के और खेत में स्प्रे करेंगे तो जो भी फंगस वाले रोग हैं, फफूंद वाला, चाहे येलो रस्ट हो, चाहे आपका वाइट रस्ट हो, जो भी रोग लग रहा है, ब्लाइट हो, ब्लास्ट हो, इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा काम। तीसरा, जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि वहाँ गए तो मिर्च के खेत में लीफ कर्ल दिखाई दिया, विषाणु रोग होता है, ये विषाणु से फैलता है। इसके लिए जो देसी गाय की लस्सी है 5-6 दिन पुरानी, जितनी ज़्यादा खट्टी होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया काम करेगी। इसको 5 लीटर लस्सी को 100 लीटर पानी में घोल के और स्प्रे करेंगे तो विषाणु रोग के लिए सबसे अच्छा कंट्रोल है। चौथी बात आती है कि कीड़े लगते हैं जी, रस चूसने वाले कीड़े भी लगते हैं, लट भी लगती है। इसके लिए भी इसमें नीम के पत्ते या नीम की निमोलियाँ 5 लीटर लेके 5 किलो अच्छा पाउडर बना लें इसका पेस्ट और 5 लीटर गोमूत्र में मिला के इसको 48 घंटे तक पड़ा रहने दें। इसके बाद में इसको छान के हम 100 लीटर पानी के हिसाब से मिला के और खेत में स्प्रे करेंगे तो रस चूसने वाले कीड़े और लट कंट्रोल होगी। दूसरा, इसके अलावा एक ब्रह्मास्त्र होता है, इसी प्रकार से नीम है, आम है, पपीता है, अरंडी है, इनके पत्तों को बराबर मात्रा में लेके हम कूट के पेस्ट बना के और उसका घोल भी हम गोमूत्र और गोबर देसी गाय का मिला के अगर स्प्रे करेंगे तो वो तमाम कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात आती है एक सप्त धान्य होता है इसमें क्या होता है कि हमारे सामने समस्या आती है कई बार, जैसे फसल में फूल गिरने की, फलियां नहीं बनने की, दाना नहीं भरने की, दाने की चमक नहीं आ रही है या वजन नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए 7 प्रकार के धान, तिल, मूंग, मोठ, उड़द, आपका चना, गेहूं और 16 लोबिया जिसे बोलते हैं, इनका 100 ग्राम मात्रा लेके हम क्या करेंगे, तिल को 100 ग्राम एक दिन भिगो दिया रात भर, सुबह उसको निकाल के बाकी के जो 6 धान और बचे हुए हैं हमारे पास, उनको दूसरे दिन पूरे साथ में मिक्स करके भिगो दिया। तीसरे दिन इनको निकाल के और
सूती कपड़े में बांध के हम घर पर एक जैसे पेड़ पर या इस तरह से लटका देंगे छाया में। जब वो अंकुरित होने लगे तीसरे चौथे दिन, उस समय उसको पेस्ट बना के और उस जो पानी बचा हुआ है उसका स्प्रे करेंगे हम 100 लीटर पानी के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, हमारे खेत में जो दाने की चमक है, दूधी अवस्था में करेंगे, इसका 3 बार स्प्रे कर सकते हैं दूधी अवस्था में। दूसरी एक समस्या और आती है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे दाल वाली फसलें होती हैं, उसमें क्या होता है कि बीच में दाने नहीं होते, जैसे 10-12 दाने होने चाहिए, बीच में कई दाने मरे हुए होते हैं, तो वो समस्या भी इससे कंट्रोल होती है। साथ में सबसे मेन जो फलों का गिरना है, कच्चे फलों का गिरना है, वो इससे रुकेगा। तो इस प्रकार से हम अगर चाहें तो बिना पैसे के हमारी मेहनत से हमारी फसल पका सकते हैं। इनपुट के हिसाब से आज के दिन अगर देखा जाए तो हमारी फसल में लगभग आपका 30 से 40% केवल इनपुट का खर्चा है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, यही हमें बीज, यही सबसे ज़्यादा खर्चा लगता है। इसको हम बचाने के लिए अगर हमारे पास कम से कम हम 2 बीघा से ही शुरुआत करेंगे तो ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कई काश्तकार भाई आप में से कह रहे थे जी उत्पादन नहीं होता, अगर इस प्रकार से आप खेती करोगे तो हमारे को इसमें उत्पादन मिलेगा। दूसरी एक सबसे मेन, इसमें कम से कम खेत की जुताई करनी है हमें। हमारे क्या होता है कि खेत की ज़मीन को सही करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बार जुताई करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार जुताई करेंगे तो हमारे ये जीवाणु नष्ट होते हैं। तो जैसे पुराने टाइम में हमें खाली छोड़ के बिजाई करते थे, अच्छी फसल होती थी, तो उसी प्रकार से अगर हम इसको कम जुताई करके बिजाई करेंगे तो फसल अच्छी होगी। दूसरी चीज़, जैसे साल का फसल चक्र अपनाएं हम, तो अब जैसे आप कणक की बढ़ाई करोगे, उसके बाद में आप कणक में या तो आखिरी पानी जब लगाते हैं उस समय जंत्र का छिट्टा मार दो, या आपके पास पानी की व्यवस्था है तो फसल कणक बाढ़ के कंबाइन से कटवा के और जंत्र का छिट्टा मार दे, वो जंत्र उग जाएगा। एक बार उगने के बाद में जलेगा नहीं, और जब उसमें फूल बनने वाली अवस्था हो उस समय हम उसको अंदर जोत देंगे। तो उससे क्या है कि हमारे ज़मीन में जैविक कार्बन बढ़ेगा। आपको रिपोर्ट के बारे में पूछा था शर्मा जी ने। अगर ज़मीन की कीमत आंकी जाती है खेती के हिसाब से तो हम जैविक कार्बन के आधार पर निर्धारित करते हैं। जिस ज़मीन में जैविक कार्बन 0.5 से अधिक होता है वो मीडियम क्लास ज़मीन होती है, जिसमें 0.8 से अधिक होता है वो बढ़िया ज़मीन कह सकते हैं, और जिसमें 5 से कम है, 0.5 से कम है, प्रतिशत से कम है, तो वो ज़मीन कमज़ोर ज़मीन मानी जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो जंत्र का हम काम में लेंगे वो सबसे अच्छा उपाय है। अब उस समय जंत्र आपने बीज दिया, जंत्र को ज़मीन के अंदर दबा दिया, उसके बाद में दाल वाली फसलें हमें लेनी है। तो इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, न कि घटेगी। दूसरी, हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, उससे क्या है कि ज़मीन में जो जैविक कार्बन होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें इस तरह की खेती की आज की आवश्यकता है। तो ये मुख्य बातें हैं। और कोई आपका प्रश्न हो इस चीज़ पर तो पूछ सकते प्रश्न तो है साहब है कि जमीन थे बाण को कह दियो भी पलटा बावर है, मैं तुम्हारा पिलाऊ नहीं, पिलाओ मारते हो। अगर इस तरह की खेती करोगे आप, 2-3 बार बावने की बात है, ज़्यादा बार नहीं बानी, मेरे कहने का मतलब कम से कम जुताई। चलो मैं बताता हूँ ये
जब हम जीवाणु वहाँ की एक तैयार कर रहे हैं तो वहाँ एक फिल्म बनती है सर, पतली सी। जब हम बार बार उस ज़मीन को छेड़ेंगे तो वो ज़मीन की वो फिल्म टूटेगी, तो हमारा जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है वहाँ, वो ब्रेक डाउन होगा, तो वहाँ थोड़ी सी कमज़ोर होगी। हमें कार्रवाई क्या, देखिए ज़मीन को तैयार करने के लिए वहाँ जीवाणु हैं, वहाँ केंचुए आएंगे। अब हमें ज़मीन को, हमारा उद्देश्य क्या है ज़मीन को बांधने का? हमारा ज़मीन को बांधने का उद्देश्य यही है कि भाई हम बिजाई आराम से कर सकें, ज़मीन पोली हो, हल्की हो। जब ये सारी चीज़ आपकी चल पड़ेगी तो ज़मीन आप अब खुद अनुभव करोगे कि वो एकदम से मुलायम नरम हो जाएगी। और उसमें जब आप एक बार में ही बिजाई कर दोगे तो वो अपने आप ही हाँ मतलब बीज उग जाएगा। दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि जिन्होंने कहा कि भाई काट के हमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, तो वहाँ खूंट वगैरह रह जाएंगे, वो हमें ज़मीन में ही रखने हैं। एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कई बार हम मंडली बांध के रख देते हैं, कोई बारिश नहीं हुई, कोई पानी नहीं दिया हमने, फिर भी उस मंडली के नीचे ज़मीन गीली होती है, नम होती है, मुलायम होती है। जब हम उसमें मल्चिंग कर रहे हैं, जब हम कोई उसमें जैसे अपने पास सरसों की पल्लू रहेगी वो आप खेत में डाल दें, उसके नीचे वो ज़मीन अपने आप ही सॉफ्ट रहेगी जहाँ नमी रहेगी। अध पिताली साहब, अध पिताली। ये सब कुछ प्राकृतिक नाम इसलिए दिया गया कि आप प्रकृति पे छोड़िए, ज़्यादातर ज़्यादा काम प्रकृति पे छोड़िए। प्रकृति में अगर आप प्राकृतिक चीज़ों का ही ज़्यादा समावेश होगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही नॉर्मल चलेंगी। वहाँ जब वो सॉफ्ट रहेगी तो फिर आपको पुलाव मारने की ज़रूरत कहाँ है। जब आपका केंचुआ मित्र लगा पड़ा है ऊपर आने जाने में, नीचे करने में, तो फिर हमें पुलाव मारने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। जब आपके वहाँ जीवाणु है, उसको सड़ाने वाले जीवाणु हैं, वहाँ उसको डिकम्पोज करने वाले जीवाणु हैं, तो फिर हमें उसको उल्टे पलटे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये थोड़ी सी सारी चीज़ें हैं। यहाँ बताओ साहब है विपणों तो मिलावा ही आ गया, विपणों तो मिलाने लग गया माजी में, बेचा को नहीं है। पर भी नहीं कोई तो ये ताई पिलाओ तुमको एकड़ तो मारनी पड़ेगी। नहीं मैं लेकिन बार-बार जुताई नहीं करनी। हाँ, बार-बार जुताई नहीं करनी है, कदा बार तो थोड़ा सा करना है। बिजाई भी तो बिना जुताई की नहीं करेंगे ना।